हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और चलिए स्टार्ट करते हैं मानव शरीर विज्ञान पार्ट 2 से, जो आपके सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काम आने वाला है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे आप बहुत नई चीज़ें सीखने वाले हैं। हमारी सीजी एडियो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। 1399 में 3 विषयों के कोर्स आप अवेल कर सकते हैं: ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज और 1 साल की कोर्स वैलिडिटी मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें या इस नंबर में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक या मांस तंतु है, आपको बताना है। तांत्रिक ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक या मांस तंतु है? तांत्रिक ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक। इनमें से आपको बताना है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। सही आंसर है मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के लिए एक भंडारण अंग है? हृदय, धमनी, स्प्लीन या गुर्दा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के लिए एक भंडारण अंग है? इनमें से आपको बताना है हृदय मतलब हार्ट, धमनी मतलब आर्टरी, स्प्लीन या गुर्दा। इसका सही आंसर है मानव रक्त के भंडारण के लिए स्प्लीन एक अंग है। ठीक है, ये आपका स्प्लीन है, यहाँ पाया जाता है। इसकी बात की जाए तो स्प्लीन पेट के नीचे, पेट की ऊपरी बाईं ओर स्थित एक अंग रहता है। यह लसिका प्रणाली का एक हिस्सा रहता है। पुराने और क्षतिग्रस्त लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है उसको फिल्टर और हटाकर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करके और संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन करके प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका स्प्लीन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय रक्त के 2 मुख्य घटक होते हैं? लसिका, प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसेल या डी, बी और सी दोनों। इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं? लसिका, प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसेल या रक्त कोशिकाएं या बी और सी दोनों। इसका सही आंसर है बी और सी दोनों। देखो, अगर मानव रक्त की बात की जाए तो इसमें प्लाज्मा 60% रहता है, बाकी जो 40% बचा रहता है ब्लड कॉर्पसेल रहते हैं। प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल मतलब प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं मानव रक्त की 2 प्रमुख घटक रहते हैं, याद रखिएगा। 60% तो प्लाज्मा होता है, 40% आपका ब्लड कॉर्पसेल रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर प्लाज्मा का कार्य नहीं है? आपको बताना है पचे हुए भोजन का परिवहन, हार्मोन और उत्सर्जन उत्पादों का परिवहन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर प्लाज्मा का कार्य नहीं है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है प्लाज्मा का कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना नहीं है। देखो, जो ब्लड में प्लाज्मा रहता है ना, वो पचे हुए भोजन का परिवहन के लिए काम आता है। जो हार्मोन रहता है और उत्सर्जन उत्पाद रहते हैं उसके परिवहन के लिए काम आता है, लेकिन शरीर का जो तापमान रहता है उसको नियंत्रण करने का काम नहीं आता है। आपका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा का एक प्रमुख गठन है? आपको बताना है पानी, प्रोटीन, सॉल्ट या ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा का एक प्रमुख गठन है? वाटर है, प्रोटीन है, सॉल्ट है या ग्लूकोज है। इनमें से आपको बताना है जो ह्यूमन प्लाज्मा रहता है, ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा रहता है, उसका एक मेजर पोर्शन क्या रहता है? इसका सही आंसर है पानी रहता है। देखो, जो ह्यूमन ब्लड रहता है 60% तो उसमें प्लाज्मा रहते हैं। ठीक है, बाकी जो 40% रहते हैं ब्लड कॉर्पसेल मतलब रक्त कोशिकाएं रहती हैं। अब इस प्लाज्मा की बात किया जाए तो इसमें 90% वाटर रहता है, 7% प्रोटीन रहता है, 0.9% सॉल्ट रहता है और 0.1% ग्लूकोज रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्लाज्मा से प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका,
सीरम या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन है, जब प्लाज्मा से प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका, सीरम या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है, इसको सीरम कहा जाता है। देखो, जो सीरम वो होता है जो आपका खून रहता है, उसके अगर प्लाज्मा से प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन को निकाल लिया जाए तो जो शेष बचता है ना, उसको सीरम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं मौजूद रहती है? आपको बताना है 2, 3, 4 या 5, इनमें से आपको बताना है मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं मौजूद होती हैं। कितने टाइप के ब्लड कॉर्पसेल्स मानव शरीर में रहते हैं? 2, 3, 4 या 5, इसका सही आंसर है टोटल 3 प्रकार के ब्लड कॉर्पसेल्स या रक्त कणिकाएं मानव शरीर में मौजूद रहती हैं। सबसे पहले प्लाज्मा 60% रहता है, ब्लड कॉर्पसल 40% रहता है। ठीक है, प्लाज्मा तो मेनली वाटर से बनता है 90%, बाकी प्रोटीन, सॉल्ट और ग्लूकोज रहते हैं। अब ये रक्त कणिका या ब्लड कॉर्पसेल्स की बात की जाए तो इसमें आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है, टोटल 3 टाइप्स के रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मैमल्स के लाल रक्त कोशिकाओं का क्या आकार रहता है? आपको बताना है उत्तल मतलब कॉन्वेक्स, अवतल मतलब कॉनकेव, या द्विव उत्तल बाई कॉनकेव, या द्विव उत्तल बाई कॉन्वेक्स। ये द्विव अवतल रहेगा, मतलब बाई कॉनकेव। जो मैमल्स होते हैं उनके लाल रक्त कोशिकाओं का आकार क्या होता है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है द्विव अवतल रहता है, मतलब एक बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर रहता है। इसमें याद रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके कैमल और लामा होते हैं उनका जो लाल रक्त कोशिकाओं में उनके न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी मैमल्स रहते हैं उनके लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, और उनका शेप कैसा रहता है? द्विव अवतल, मतलब बाई कॉनकेव रहता है। ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है, इसको बाई कॉनकेव या द्विव अवतल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस टाइप का आपका लाल रक्त कोशिकाएं रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में हिम और ग्लोबिन क्या है? क्रमशः आपको बताना है। प्रोटीन और आयरन यौगिक है, आयरन यौगिक है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, खनिज या कार्बोहाइड्रेट है। जो हीमोग्लोबिन है उसमें हिम और ग्लोबिन क्रमशः क्या है? इनमें से आपको बताना है हीमोग्लोबिन में हिम और ग्लोबिन क्रमशः क्या है? इसका सही आंसर है हिम एक आयरन यौगिक है और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। देखो, हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से बनता है। एक हेमे इसको बोलते हैं, हेमे एक आयरन कंपाउंड रहता है जिसमें मुख्यतः हेमेटिन नाम का एक आयरन कंपाउंड रहता है, जिसके कारण जो खून है ना उसका कलर रेड रहता है। और जो ग्लोबिन रहता है ना वो एक प्रोटीनस कंपाउंड रहता है, इतना याद रखिएगा। दो चीज़ों से बनता है आपका हेम और ग्लोबिन। जो आपका हेम रहता है वो एक आयरन यौगिक रहता है, और जो आपका ग्लोबिन रहता है एक प्रोटीनस कंपाउंड रहता है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या अनुपात रहता है? 400:1, 500:1, 600:1 या 800:1। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या अनुपात रहता है? 400:1, 500:1, 600:1 या 800:1। सही आंसर है 600:1, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कणिका रोगों से मानव शरीर की रक्षा के लिए जिम्मेदार रहता है? लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका, ब्लड प्लेटलेट्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कणिका रोगों से मानव शरीर की रक्षा के लिए जिम्मेदार रहता है? लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका, ब्लड प्लेटलेट्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सफ़ेद रक्त कोशिका, इतना याद रखिएगा। सफ़ेद रक्त कोशिका मानव शरीर में जो बीमारी होती हैं उन उससे उसके खिलाफ रक्षा के लिए जिम्मेदार रहता है। वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का मुख्य घटक क्या है जो मानव शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए
मददगार होता है। एक न्यूट्रोफोबिक कणिकाएं, न्यूट्रोफिल कणिकाएं, एक न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स या उपर्युक्त में से कोई नहीं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य घटक क्या है जो मानव शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए मददगार सिद्ध होता है? इसका सही आंसर है न्यूट्रोफिल कणिकाएं, मतलब न्यूट्रोफिल ग्रैन्यूल। जी, न्यूट्रोफिल ग्रैन्यूल आपके डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। देखो, जब कोई मान लो बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूट्रोफिल आपका जो कणिकाएं रहती हैं वो उसको चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल ग्रैन्यूल जो आपके डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, ये मानव शरीर में बीमारियों से लड़ने में बहुत मददगार रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के थक्के के गठन के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? इनमें से आपको बताना है थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजीन है, फाइब्रिन है या उपयुक्त सभी है। मानव शरीर में रक्त के थक्के के गठन के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजीन, फाइब्रिन या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है फाइब्रिनोजीन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर में जो थक्का जमता है उसके लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजीन है। अब थक्का तीन प्रतिक्रिया से बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिल के थ्रोम्बिन बनाते हैं। फिर ये जो थ्रोम्बिन होता है ना, ये आपके जो फाइब्रिनोजीन है उससे जाकर फाइब्रिन बनाता है। फिर ये फाइब्रिन बाकी रक्त कणिकाओं से मिलकर रक्त का थक्का जमाते हैं। देखो, एक बीमारी होता है, वो बीमारी को बोलते हैं होमोफीलिया। इसमें क्या होता है, आमतौर पर एक वंशानुगत रक्तस्राव का एक विकार होता है जिसमें रक्त ठीक से थक्का नहीं जमता है। तो ये बीमारी को याद रखिएगा, होमोफीलिया इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह के बारे में खोज की थी? इनमें से आपको बताना है चार्ल्स विटकर ने, आर.एच. विटकर ने, थियोफ्रेटस ने या लैंडस्टन ने। निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह के बारे में खोज की है? चार्ल्स विटकर, आर.एच. विटकर, थियोफ्रेटस या लैंडस्टेन ने। इनमें से आपको बताना है रक्त जो समूह रहते हैं उसके बारे में खोज किसने की है? सही आंसर है लैंडस्टीन ने की है। कब की है? 1900 में की थी और इसके लिए उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार जो मेडिसिन और फिलॉसफी के फील्ड में दिया जाता है वो भी पाया था। ठीक है, सही आंसर है लैंडस्टीन ने 1900 में की थी खोज और 1930 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या खोजा था? रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो रक्त परिसंचरण के बारे में निम्नलिखित में से किसने पता लगाया था? उसको आपको बताना है थियोफ्रेटस ने, विलियम हार्वी ने, लैंडस्टीन ने या आर.एच. विटकर ने। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के बारे में निम्नलिखित में से किसने पता लगाया था? थियोफ्रेटस ने, विलियम हार्वी ने, लैंडस्टीन ने या आर.एच. विटकर ने। सही आंसर है विलियम हार्वी ने पता लगाया था। मानव शरीर में जो रक्त परिसंचरण होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन, उसके बारे में विलियम हार्वी ने पता लगाया था। ठीक है, विलियम हार्वी ने लगभग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। विशेष रूप से उन्होंने 1628 में अपने काम एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द हार्ट्स एंड द ब्लड्स इन द एनिमल में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए थे। याद रखिएगा, सही आंसर है विलियम हार्वी। अगला क्वेश्चन है, मानव संचार प्रणाली के कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5 या 6? जो मानव संचार प्रणाली रहती है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है ह्यूमन बीइंग्स का, उसके मुख्यतः कितने भाग रहते हैं? 3, 4, 5 या 6? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है जो मानव संचार प्रणाली रहती है उसके टोटल 4 भाग रहते हैं। देखो, पहला तो हृदय होता है, धमनी होता है, नस होता है और रक्त होता है। जो आपका हृदय है, आपको वो रक्त को पंप करता है। जो आपका धमनी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे अंगों तक पहुंचाता है दिल से। फिर जो आपका नस है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मानव हृदय तक वापस लेके आता है और रक्त, अब जो रक्त है उसी को कैरी किया जाता है। ठीक है, अब विशेष रूप से हृदय की अगर बात की जाए
तो जो वीडियो देख के उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनमें भगवान उसको ज़्यादा दिया है। और जो वीडियो देखते हैं और कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं, उसको तो भगवान पता नहीं कैसा वर्किंग दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय को निम्नलिखित में से किस झिल्ली के अंदर रखा गया है? अरोटा में, वेंट्रिकल में, आर्ट्रियम में या पेरिकार्डियल में? मानव शरीर को निम्नलिखित में से किस झिल्ली के अंदर रखा गया है? अरोटा में, वेंट्रिकल में, आर्ट्रियम में या पेरिकार्डियल में? इसका सही आंसर है पेरिकार्डियल में रखा गया है। मानव हृदय को एक झिल्ली रहती है जिसको अपन पेरिकार्डियल बोलते हैं, उसके अंदर रखा गया है। ठीक है, अब ये है मानव हृदय का स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखो, ये है पल्मोनरी वेन। आपका पल्मोनरी वेन से क्या होता है, जो आपका फेफड़े रहते हैं वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर भेजता है। फिर ये आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये अरोटा के थ्रू होते हुए जितने भी अदर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ चले जाता है। ये पूरा ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड रहता है। फिर ये वापस आता है आपका राइट आर्ट्रियम में, वापस आता है, जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये वापस आपके लंग्स में वापस चल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सर्कुलेशन है, कैसा सर्कुलेशन कैसा होता है वो ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मानव जो हृदय रहता है वो एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है जिसको अपन पेरिकार्डियल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेड्यूला और कॉर्टेक्स मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग के संबंधित रखते हैं? आपको बताना है, लीवर से, गुर्दे से, फेफड़े से या हृदय से? जो मेड्यूला और कॉर्टेक्स हैं वो मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से अंग से संबंधित रखते हैं? लीवर से, किडनी से, फेफड़े से या हृदय से? सही आंसर है किडनी से संबंधित रखते हैं आपके मेडुला और कॉर्टेक्स। देखो, ये है मानव किडनी, इसमें मेडुला, ये आपका मेडुला है, ये आपका कॉर्टेक्स है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके मेडुला और कॉर्टेक्स रहते हैं वो आपकी किडनी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? आपको बताना है, कॉर्टेक्स, मेडुला, नेफ्रॉन या उपयुक्त सभी? जो आपके गुर्दे रहते हैं उनका जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी इकाई, एक मेन यूनिट इनमें से कौन सी है? कॉर्टेक्स है, मेडुला है, नेफ्रॉन है या उपयुक्त सभी है? याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो आपका किडनी होता है ना, उसका एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट रहता है। ठीक है, हमें याद रखिएगा, नेफ्रॉन है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के मुख्य उत्सर्जक अंग है? इनमें से आपको बताना है, गुर्दे और यकृत मतलब लीवर, फेफड़े और त्वचा, ए और बी दोनों या केवल ए? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के मुख्य उत्सर्जन अंग है? इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, उत्सर्जन अंग की अगर बात करें तो चार मुख्य होते हैं, किडनी होता है आपका, उसके बाद स्किन, लीवर और लंग्स, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो होम्योडायलिसिस आपने सुना होगा, ये क्या होता है? आपको बताना है, एक कृत्रिम गुर्दे होते हैं, कृत्रिम दिल होता है, कृत्रिम फेफड़ा होता है या कृत्रिम जिगर होता है? होम्योडायलिसिस ये क्या होता है? कृत्रिम गुर्दा, कृत्रिम दिल, कृत्रिम फेफड़े या कृत्रिम जिगर? इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है होम्योडायलिसिस को कृत्रिम गुर्दा भी बोला जाता है। देखो, जो किडनी के पेशेंट रहते हैं ना, होम्योडायलिसिस एक चिकित्सा उपचार है जिसका उपयोग गुर्दे के जो विफलता वाले रोगियों होते हैं उसके लिए किया जाता है। एक आर्टिफिशियल, इसको किडनी ही लेके चलिए, उसमें क्या रहता है, जो अगर कोई पेशेंट है उसका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये मशीन के थ्रू उसका जितना भी किडनी का कार्य है वो किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के थक्के के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, पोटेशियम और थ्रोम्बिन, ये पहला आपका है। दूसरा है प्रतिक्रिया थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन। फिर तीसरा प्रतिक्रिया है फाइब्रिन, रक्त कणिका और थक्का।
इनमें से आपको बताना है कौन सी प्रतिक्रिया सही नहीं है। आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रतिक्रिया सही नहीं है। इसका सही आंसर है जो ऑप्शन जो पहला स्टेटमेंट है ये सही आपका नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और इसमें पोटेशियम की बात हो रही है। यहाँ पोटेशियम नहीं रहता है, इसकी जगह में कैल्शियम है। ठीक है, याद रखिएगा ये कैल्शियम होता है। फिर ये सब तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? विटामिन ए, सी, डी या के? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? सही आंसर है विटामिन के जिम्मेदार है जो आपके प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन के निर्माण के लिए। ठीक है, याद रखिएगा सही आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? मतलब एक ऐसा रक्त समूह का नाम बताइए जो हर किसी ब्लड ग्रुप से खून ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ या ए बी। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? सही आंसर है ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, अभी ब्लड ग्रुप के बारे में आगे देखते हैं, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन है जो मानव मस्तिष्क रहता है निम्नलिखित में से किस झिल्ली से ढका हुआ रहता है? क्रैनियम से, मेनिनीम से, ह्यूमरस से या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मानव मस्तिष्क रहता है निम्नलिखित में से किस झिल्ली से ढका रहता है? क्रैनियम से, मेनिंजस से, ह्यूमरस से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मेनिंजस। देखो जो मानव मस्तिष्क रहता है ना एक झिल्ली से ढका रहता है, उस झिल्ली को मेनिंजस बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ईईजी उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की जांच के लिए, जिगर की जांच के लिए, फेफड़े की जांच के लिए या दिल की जांच के लिए? जो ईईजी उपकरण होता है आपने सुना होगा, यह किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मस्तिष्क की जांच के लिए, जिगर की जांच, फेफड़े की जांच या दिल की जांच? सही आंसर है जो मस्तिष्क रहता है उसकी जांच के लिए। ईईजी का फुल फॉर्म देखें तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ठीक है, अगर किसी का हुआ है आप में से तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी रहती है? पेटेला, मेटाकार्पल, स्टेपीज या फीमर? इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है? पेटेला, मेटाकार्पल, स्टेपीज या फीमर? इसका सही आंसर है मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है फीमर। ठीक है, इसको थाई बोन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेंडन निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ता है? मांसपेशियां और हड्डी, मांसपेशियां और मांसपेशियां, हड्डी और हड्डी या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो टेंडन है वो निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ता है? मांसपेशियां और हड्डी को जोड़ता है, मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है टेंडन आपके मांसपेशियों और हड्डी को जोड़ता है। जो आपके लिगामेंट्स होते हैं ना वो आपके दो हड्डियों को जोड़ते हैं, याद रखिएगा टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जो पसलियों की हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? 22, 23, 24 या 25? मानव शरीर में पसलियों की हड्डी की कुल संख्या कितने होती हैं? जो रिब्स होते हैं ना मानव शरीर में, जो रिब्स उसमें कितनी हड्डियां होती है? 22, 23, 24 या 25? सही आंसर है मानव शरीर में पसलियों की हड्डी की कुल संख्या 24 होती है। 24 रिब बोन्स रहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह ए बी की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है इसमें एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होता है लेकिन एंटीबॉडीज अनुपस्थित रहता है। केवल एंटीजन ए और एंटीबॉडीज बी मौजूद होता है। केवल एंटीजन बी और एंटीबॉडीज बी मौजूद होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है, अभी इसको देखिए, फिर इसके बारे में एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। इनमें से सही आपको बताना है, इसका सही आंसर है, देखो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले रहते हैं ना, उसमें एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद रहता है और एंटीबॉडीज़ अनुपस्थित रहता है। ठीक है? अब देखो, अब डिटेल में पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड सबसे पहले जो प्लाज्मा से बनता है, 60% प्लाज्मा होता है और ब्लड कॉर्पसल 40% रहता है, इतना आपको पता है। अब प्लाज्मा में वाटर रहते हैं, 90% तो वाटर ही रह जाता है। उसके बाद प्रोटीन, सॉल्ट और ग्लूकोज रहते हैं। आपके ब्लड कॉर्पसल्स 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अब देखो, अब जो ह्यूमन ब्लड रहता है ना, उसमें 4 फैक्टर्स और आते हैं। एक एंटीजन ए करके आता है और एंटीजन बी आता है, फिर एक एंटीबॉडीज़ ए आता है और एंटीबॉडीज़ बी आता है। इन 4 फैक्टर के हिसाब से ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है। जो आपका एंटीजन होता है वो आपके आरबीसी में पाया जाता है और जो एंटीबॉडीज़ रहता है वो आपके खून के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब ब्लड ग्रुप कैसे बनता है वो देखिए। जो ए ब्लड ग्रुप वाले रहते हैं ना, उसमें केवल एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडीज़ बी पाया जाता है। ठीक है? इन 4 फैक्टर्स में से ए ब्लड ग्रुप वाले में केवल एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडीज़ बी पाया जाता है। जो बी ब्लड ग्रुप वाले रहते हैं उसमें केवल एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडीज़ ए पाया जाता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले रहते हैं उसमें बोथ एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों रहता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं रहता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले रहते हैं उसमें एंटीजन नहीं रहता है और एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों रहते हैं। ठीक है? तो इस हिसाब से जो ब्लड ग्रुप है वो बनता है। ठीक है? तो इसको एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा और इसके बारे में पढ़िएगा भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट्स है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब में मिल जाएगी। दिस इज़ गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।